और अगर तुम लोग जब ये पेपर 2 में केस या जो इंसर्ट रीड करोगे ना एग्जाम में भी, तो रीड करने के बाद अगर तुम लोग चाहो तो बहुत अच्छा सीन ये हो सकता है, मतलब एक बहुत लेवल अप हो जाता है केस का। अगर मतलब मैंने केस रीड किया और केस रीड करने के बाद व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट, जहां पे मुझे जगह मिले ना लेफ्ट राइट पे, आई कैन जस्ट लिस्ट डाउन द मेन इश्यूज दैट दैट आर गोइंग ऑन। एक तो हमें कंट्री जी के लिए ऑपरेशंस मैनेजर रखना है। फिर इसके बाद हम 50 साल से वही काम कर रहे हैं इनटू कंट्री एक्स, एंड सिंस लास्ट 10 years वी हैव एक्सपैंडेड इंटरनेशनली। फिर हम रॉ मटेरियल अपना बहुत सारा इंपोर्ट करते हैं। जो जो की इश्यूज तुम लोगों को याद आए ना स्टोरी के मेन फैक्ट्स, टेकिंग ओवर एनएम का एक इशू चल रहा है, टेक ओवर ऑफ एनएम। बड़े बड़े जो इश्यूज चल रहे हैं ना सिचुएशन के अंदर, एक तो हमें ऑपरेशंस मैनेजर में से बंदा डिसाइड करना है। आई कैन जस्ट राइट डाउन दोज वर्ड्स विच कैन समराइज, और क्या कहेंगे, पूरे केस की हाइलाइट्स इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स भी लिख सकता हूँ मैं रीड करते हुए, थोड़ा स्पीड में। ऑब्वियसली स्पीड तेज रखना पड़ेगी, बिकॉज अगर स्पीड ऑफ हो गई तो पता चला सिर्फ पॉइंट्स ही बना के आ गए और 12 मार्कर छोड़ के आ गए, तो फिर कोई फायदा नहीं है। बट देखो ना, जब जब तुम लोग अब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना स्टार्ट करोगे, तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद अब लेट्स से इफ यू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1A। अब अच्छा 8 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए कितने मिनट हम अलाउ कर सकते हैं, जल्दी बताओ। For 8 marker, how many minutes of writing time I should ideally allow? 8 minutes, not more than 8 minutes. याद रहे कि जब मैं लिखना शुरू करूंगा तो मुझे पता होना चाहिए है कि मेरे घड़ी में भाई जो 8 मिनट है वो है पेपर क्वेश्चन नंबर 1A के। एंड देन फॉर 12 मार्कर आई हैव टू मैक्सिमम आई शुड इन्वेस्ट आइडियली 12 मिनट्स। राइटिंग स्पीड फास्ट रखनी होती है। और कुछ बच्चे होते हैं जो लिख रहे होते हैं ना आंसर, मैं तुम लोग को अभी से बता रहा हूँ कि तुम लोग भी शायद इसके थ्रू गुजरते होगे, कि जब आंसर लिख रहे होते हैं ना तो तुम्हारे माइंड में चल रहा होता है, किसी भी स्टूडेंट के, नॉर्मल स्टूडेंट के माइंड में चल रहा होता है कि यार मैं ना बहुत ही कोई अच्छा पॉइंट लिखूं ताकि जाहिर है बेस्ट से बेस्ट ग्रेड आए। तो वो बेस्ट से बेस्ट ग्रेड आने के लिए हम यहाँ जब लिखना शुरू करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी या बहुत ही अच्छा लिखने की कोशिश करें। ऑब्वियसली एवरी वन वुड वॉन्ट टू जस्ट गिव द बेस्ट शॉट, दैट्स व्हाट एवरी स्टूडेंट शुड डू। बट देखो एग्जाम सिचुएशन में जहां पे टाइम लिमिटेड है, जहां पे 8 मिनट है, और आप अगर बेस्ट शॉट देने के लिए बहुत ज्यादा सोच रहे हो, इतना ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो कि ओवर थिंकिंग की वजह से जो है वो आपकी स्पीड स्लो होती है ना। जाहिर है आप जब लिख रहे होते हो और सोच रहे हो तो आप रुकते हो, फिर लिखते हो, फिर सोचते हो, ऐसे ही होता है ना। अगर आप बहुत ज्यादा अच्छा लिखने के प्रेशर में स्लो लिख रहे हो तो इट्स बेटर टू थिंक लेस। मतलब यू विल हैव टू देन बी कॉन्फिडेंट अबाउट द प्रैक्टिस एंड द एफर्ट दैट यू हैव पुट इन बिफोर, कि इतनी प्रैक्टिस करके बैठे हैं, इतनी मेहनत करके बैठे हैं, ऐसे ही डायरेक्ट आके एग्जाम में थोड़ी बैठ गए। और इतनी जो प्रैक्टिस की है, इतना जो टाइम इन्वेस्ट किया है, कुछ तो वहां पे एग्जाम में बैठ के आपको डेफिनेटली उसका रिटर्न मिलता है ना। फिर आप जब एग्जाम में थोड़ा सा जल्दी भी लिखोगे, मतलब यूं समझोगे, बहुत ही स्टूपिड सी एग्जाम्पल साउंड कर सकती है ये, लेकिन एक बंदा है जो गिटारिस्ट है, वो गिटार बजाता है, सही है, वो गिटारिस्ट बंदा है, और उसने बहुत प्रैक्टिस की है, बहुत प्रैक्टिस की है। उसका कोई शो है आगे, अभी वो फुल उसको बुलाया हुआ है क्राउड ने, और वो जाके वहां प्ले करेगा। अब वो जब प्ले करेगा, ठीक है, वो सोच सोच के करेगा, बट नाउ द पर्सन विल हैव टू आल्सो ट्रस्ट कि इतनी मेहनत और एफर्ट किया है, तो थोड़ा मैं अपने ऊपर भरोसा करके भी तो मैं चीज आगे परफॉर्म कर सकता हूँ ना। वो हर वक्त सोचता रहेगा तो कैसे परफॉर्म करेगा। यानी कि आपने जो मेहनत की होती है आपको उस पर ट्रस्ट करके थोड़ा सा फिर स्पीड तेज भी रखनी होती है। अब सही है, बहुत अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल एग्जाम बहुत अच्छा हो जाएगा इससे। यानी कि हर क्वेश्चन में सोच 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 के रुक 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 के लिख रहा हूँ, और एंड में मैं 12 मार्कर और 8 मार्कर में जल्दी जल्दी बस खत्म करके आ रहा हूँ उसको, जल्दी टाइम नहीं है भाई। तो इससे बहुत बेहतर है कि मैं 8 मिनट्स तक का टाइम उस पर लगाऊं, और उसमें आई गो विद द फ्लो, आई स्टार्ट टू प्ले माई गिटार एंड जस्ट सी व्हाट द क्राउड हैज टू से नाउ अबाउट माई एफर्ट। समझ आ रहा है, रादर देन कि मैं हर वक्त प्रेशर में रहूं और अच्छा अच्छा करने की कोशिश करूं। फिर वो खुद अच्छा होगा। इफ यू जस्ट फोकस ऑन जस्ट आई हैव टू डू इट, हो जाएगा। इस सोच के साथ आप लिखना शुरू करते हो तो फिर वो स्पीड खुद तेज हो जाती है और अच्छा भी होता है, फिर खुद अच्छा होता है। समझ आ रहा है, प्रोवाइडेड कि हमने पढ़ा हो और प्रोवाइडेड कि हमने क्लासेस ली हो, लिखने की प्रैक्टिस की हुई हो, तो गुड टू गो। थॉट प्रोसेस समझ आ रहा है। थॉट प्रोसेस का भी एक बड़ा साइकोलॉजी मैंने पढ़ा दी तुम लोगों को थोड़ी सी, लेकिन जरूरी है आई थिंक। सही है ना, क्लियर।
कंट्री जी वी आर ऑपरेटिंग सिंस 50 years, 10 साल से हम काफ़ी एक्सपैंड कर रहे हैं. वी इम्पोर्ट अ लॉट ऑफ रॉ मटेरियल. वी आर प्लानिंग टू टेक ओवर NM. वी हैव टू हैव अ न्यू ऑपरेशंस मैनेजर फॉर द कंट्री जी वाला सीन. और क्या इशू है कोई? प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूएशन का एक चल रहा है, वन चॉकलेट डिसकंटिन्यू गुड. वन प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करने का हम प्लान कर रहे हैं. फाइनेंशियल पोजीशन दी हुई है मुझे. सही है. अब ये वो इश्यूज चल रहे हैं जो अ, मुझे याद रहने चाहिए. सही है. अच्छा, मैंने क्वेश्चन नंबर 1A पे जा रहा हूँ. एक्सप्लेन टू रीजंस व्हाई द ओनर्स ऑफ CC might want to expand the business. Explain two reasons why the owners of CC might want to expand the business. अच्छा, this is for 8 marks. जल्दी नहीं करें, पॉइंट्स की मुझे जल्दी नहीं है, सिर्फ सोचना तो सीखो पहले. 8 मार्क का क्वेश्चन है. पॉइंट्स आई एम श्योर कि आपको थोड़े बहुत तो एटलीस्ट क्लिक कर रहे होंगे. पॉइंट सोचना इज नॉट द मेन सीन. अब मुझे कह रहा है कि एक्सपैंड क्यों करना चाहेंगे ना. और ये टोटल मुझे मिल रहे हैं 8 मार्क्स. और जब 8 मार्क्स मुझे मिल रहे हैं तो, और 2 रीजन इसने पूछे हैं, तो फॉर ईच रीजन हाउ मेनी मार्क्स, हाउ मेनी मार्क्स फॉर ईच रीजन, how many marks for each reason? Sorry, 4 marks. 4 marks for reason one and 4 marks for reason two. And this is divided into two parts. अब ये रीजन वन लिखने के कितने मार्क्स हैं, एक्सप्लेनेशन के कितने मार्क्स हैं? मतलब अगर मैं सोचूं तो इन जो 4 मार्क्स में से 1 मार्क मुझे मिलेगा रीजन वन लिखने का, और 3 मार्क्स मिल रहे हैं मुझे एक्सप्लेनेशन लिखने के. कैसे पता चला? 2 लाइन्स. फॉर एवरी 1 मार्क देयर विल बी 2 लाइन्स. यानी कि 1 मार्क क्यों? क्योंकि 2 लाइन्स दी हुई हैं. 3 मार्क्स क्यों? क्योंकि 6 लाइन्स दी हुई हैं. समझ आ रहा है? और क्या हम 1 वर्ड लिख सकते हैं यहाँ पे? कैन वी राइट अ 1 वर्ड आंसर? 1 वर्ड आंसर लिख सकते हैं इधर रीजन वन में? नहीं, 1 वर्ड आंसर नहीं लिख सकते हैं. प्रॉपर सेंटेंस लिखना होगा. और वट एवर सेंटेंस आई राइट, इट शुड बी अ प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंस. और एक्सप्लेनेशन कितने मार्क्स की है? 3 मार्क्स की है ना. अब समझो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ. एक्सप्लेनेशन जब 3 मार्क होगा ना, तो मेरे माइंड में पहले तो वही 2 स्टेटमेंट्स आने चाहिए हैं जो हमने पेपर वन में भी सीखे हैं. सबसे पहले, व्हाट डू यू मीन. पहला स्टेटमेंट जो माइंड में आना चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय दिस पॉइंट. प्रूव इट बेसिकली. सेकंड स्टेटमेंट क्या हमने पढ़ा हुआ है? व्हाट इज द सेकंड स्टेटमेंट दैट शुड कम इनटू माय माइंड? व्हाई is this point is an answer to this question. देखो, 2 स्टेटमेंट्स हैं मेरे माइंड में आने चाहिए. सुनो, समझ आएगा जब भी अब इस तरह की इतनी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आ जाए एग्जाम में. कुछ बच्चे होते हैं वो रीजन तो बहुत अच्छा लिखते हैं कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बेनिफिट्स होंगे, ब्रांड नेम आपका बहुत इंप्रूव होता है, रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है, रेवेन्यूज आप मैक्सिमाइज कर सकते हो, कंपेटिटिव पोजीशन अच्छी कर सकते हो, मार्केट शेयर आप बढ़ा सकते हो. बहुत सारे गुड, वेरी गुड, बहुत सारे पॉइंट्स हैं. पॉइंट आइडेंटिफाई करना कोई बड़ा काम नहीं होता. आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली. पॉइंट्स सब आइडेंटिफाई कर लोगे. ऐसा नहीं होगा कि कोई नहीं करे. कोई एक आध होगा जो बिल्कुल ही फारिग होगा तो नहीं करेगा, वरना जनरली आपको मेजोरिटी पॉइंट्स क्लिक हो जाएंगे. अच्छा, मेन सीन ये है कि आप एक्सप्लेनेशन को कितना फोकस के साथ, क्योंकि 3 मार्क्स की एक तो एक्सप्लेनेशन है, तो पॉइंट ज्यादा आइडेंटिफाई करना जरूरी है या एक्सप्लेनेशन? एक्सप्लेनेशन. नाउ आई नीड टू मेक श्योर कि जब मैं एक्सप्लेनेशन लिखना शुरू करूं तो मेरा माइंड भी एक प्रॉपर फ्रेम की तरह डिवाइडेड हो. जैसे आई हैव 6 लाइन्स टू राइट एक्सप्लेनेशन. अब डायरेक्ट भी लिखना शुरू करूंगा, लेकिन माइंड में मेरे 3 चीजें चलेंगी. तीन, पहली तो 2 चीजें मैंने भी बताई. व्हाट डू यू मीन बाय दिस पॉइंट एंड व्हाई दिस पॉइंट इज एन आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट्स तो माइंड में चलेंगी. अब थोड़ी देर समझ नहीं आएगा, फिर उसके बाद समझ आना शुरू होगा जब मैं लिखवाऊंगा. व्हाई इज दिस पॉइंट आंसर टू दिस, इज आंसर टू दिस क्वेश्चन. इन जनरल भी लिख सकते हैं. अगर कुछ सिचुएशन से कनेक्ट नहीं हो सक रहा तो जनरल भी लिख सकते हैं. और आइडियली मैं उस पॉइंट को सिचुएशन में भी लेके जा सकता हूं. जैसे मैं लिखवाता हूं, समझ आएगा. बस ये माइंड में 3 स्टेटमेंट्स रखो. अब
What do you mean by this point? Why is this point an answer to this question in general? And why is this point an answer to this question in this situation? ये तीन बातें माइंड में क्लियर हुई हैं. लिखवाना सिखा रहा हूं, तीन स्टेटमेंट्स माइंड में आ गए. व्हाट डू यू मीन बाय दिस पॉइंट? व्हाई इज दिस पॉइंट एन आंसर टू दिस क्वेश्चन इन जनरल? व्हाई इज दिस पॉइंट एन आंसर टू दिस क्वेश्चन इन दिस सिचुएशन? ये तीन स्टेटमेंट्स हैं. सवाल आई थिंक समझ आ रही बातें. क्या रीजंस होते हैं बताओ? कौन सा रीजन लिखे हम? इकोनॉमीज ऑफ स्केल लिखते हैं. चलो, वन ऑफ द रीजंस ड्यू टू विच one of the reasons due to which CC might want to expand is to benefit from economies of scale. Is to benefit from economies of scale. ये मैंने पॉइंट अपना कर दिया स्टेट, और रीजन वन लिख लिया है बेसिकली. अब मुझे लिखनी है इसकी एक्सप्लेनेशन. देखो कितना प्रॉपर सेंटेंस लिखा है. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल और फिर इसकी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं कि वन ऑफ द बेनिफिट्स दैट सीसी माइट बेनिफिट फ्रॉम इज स्ट्रॉ. अब यहाँ तक लिखते हैं, वही बात रिपीट करते हैं. रिपीट नहीं करनी भाई, पूरी बात आप यहीं लिख दो. अब इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए. इसकी तीन, सुनो ये बात समझ आएगी. अब मुझे इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक्सप्लेन करना है इनटू थ्री डिफरेंट कंटेक्स्ट. आई कैन, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हर कोई हर स्टेटमेंट में बार बार सोच सकूं. कहीं कहीं हो सकता है मुझे ना आए तो मैं फिर दो स्टेटमेंट्स भी सोच सकता हूं. लेकिन आइडियली आई शुड बी एबल टू थिंक in the three main directions if I actually want to explain this point properly. सबसे पहला स्टेटमेंट माइंड में क्या आना चाहिए? सबसे पहला स्टेटमेंट माइंड में क्या आना चाहिए? व्हाट डू यू मीन, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमीज ऑफ स्केल. व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमीज ऑफ स्केल फॉर सीसी? एक तो माइंड में ये आना चाहिए. सेकंड, व्हाई वुड द इकोनॉमीज ऑफ स्केल बेनिफिट अ बिजनेस? व्हाई वुड इकोनॉमीज ऑफ स्केल बी अ रीजन फॉर ग्रोथ? व्हाई? एंड विच कैन बी इन जनरल कि आपकी यार एवरेज कॉस्ट वगैरह कम हो जाती है, या विच कैन बी इन कंटेक्स्ट, और आइडियली बोथ, दोनों साइड्स पे जा सकते हैं. अब जैसे मैं लिखूंगा कि यार, पहले समझाता हूं ताकि फिर पूरा समझ आए ना कि सोचते कैसे हैं. बेसिकली ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्लासेस कि हम इस पे सोचना सीखें 8 मार्कर पे आज पेपर 2 में, कि सोचते कैसे हैं. अब जैसे मैंने लिखा है कि भाई इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट होता है. अब मैं एक्सप्लेनेशन लिखना शुरू कर रहा हूँ. अब एक्सप्लेनेशन लिखते वक्त आई हैव टू फर्स्ट ट्राई टू राइट दैट इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये होता है कि यार जब एक बिजनेस एक्सपैंड करता है तो उनको कुछ ऐसी बेनिफिट्स या ऐसे कॉस्ट बेनिफिट्स होते हैं जिसकी वजह से उनके एवरेज कॉस्ट जो है वो कम हो जाती हैं. दैट्स व्हाट इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज, राइट? तो पहले तो मैं समझाऊंगा कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है. और अगर बहुत ईजी कर रहे हैं, थोड़ा सा और एक स्टेप डाउन आना है लिखने के लिए, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की डेफिनेशन भी सोच सकता हूँ. आई कैन ऑल्सो थिंक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल. अगर याद है तो डेफिनेशन क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल are the cost benefits that a large business enjoy as a result of large scale production which leads to a fall in average cost of. अगर ये डेफिनेशन लिखी है पहले, ग्लॉसरी वो जो भी है बुक्स वगैरह से पढ़ी है, तो डेफिनेशन याद होगी शायद. तो वो डेफिनेशन भी मैं सोच सकता हूँ वर्ड से रिलेटेड, ताकि जब डेफिनेशन माइंड में आएगी तो आई कैन राइट दैट डेफिनेशन. थोड़ा सा जाहिर है फिर उसको मैं सीसी के लिए एडजस्ट कर दूंगा. जैसे बहुत मुश्किल बात होने वाली है, समझना. वहां वापस सुन लो. किसी भी पॉइंट के बारे में जब मुझे लिखना शुरू करना है और इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन आ गई है और कहानी ज्यादा लिखनी है, तो मैं ये भी कर सकता हूं कि जिस की टर्म के बारे में मैं लिख रहा हूं अगर, तो मैं उसकी डेफिनेशन सोचूं. और डेफिनेशन सोचने के बाद अगर डेफिनेशन याद आ जाती है, अगर नहीं याद आता है तो फिर वो कंटेक्स्ट या अगर कॉन्सेप्ट याद आ जाता है, तो डेफिनेशन अगर याद आ जाती है तब तो बेस्ट सीन है. जिसमें मुझे डेफिनेशन याद आ गई, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर द कॉस्ट बेनिफिट्स दैट अ लार्ज स्केल बिजनेस एंजॉय एज अ रिजल्ट ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन व्हिच लीड्स टू अ फॉल इन एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अब ये मुझे याद है क्योंकि मैंने तो बहुत दफा लिखवाई है. लेकिन तुम लोग को भी आहिस्ते आहिस्ते ये डेफिनेशन कीवर्ड्स तो एटलीस्ट याद होने चाहिए, ताकि अब यही डेफिनेशन में लिख सकता हूं, बट थोड़ा सा घुमाऊंगा मैं सीसी की सिचुएशन में. जैसे अब यही डेफिनेशन, क्योंकि दिस इज अ रियल लाइफ थिंग ना भाई.
सीसी भी अगर रियल चॉकलेट बिजनेस होता और वो भी अगर एक्सपैंड करने का सोचेगा, तो उस सीसी को भी लिटरली जो वो जो भी रॉ मटेरियल खरीदते हैं, कोको बीन्स वगैरह जो भी इनके रॉ मटेरियल हैं, वो भी बल्क परचेजिंग डिस्काउंट्स मिलेंगे। वो उनको भी फिर शायद नई टेक्नोलॉजी, जिसने लिखा भी है इसने, टेक्निकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बेनिफिट्स होंगे। तो डेफिनेटली वो चीज़ें दुनिया में हो सकती हैं सीसी के साथ, अगर वो दुनिया में है एक्चुअली। तो वो चीज़ अब इजी करता हूँ, वापस जमीन पे आ जाए, बहुत ऊपर चले गए। इजी करने के लिए, whatever point I state, I think about three different in three different directions. What do you mean by this point? Why this point is an answer to this question in general, and why this point is an answer to this question in this situation. अब देखो मैं लिखवाता हूँ, अब लिखते लिखते समझ आएगा और ज्यादा। सही है। These are these are the cost benefits that CC can enjoy। किसी के बारे में भी, टेक्निकल के बारे में भी लिख सकते हो, परचेजिंग के बारे में भी फिर लिख सकते हो, बट ज्यादा नहीं, कोई एक सोच लो, उसको तरीके से समझा दो फिर, दैट्स व्हाट इट इज रिक्वायर्ड। दीज आर द कॉस्ट बेनिफिट्स दैट सीसी कैन एंजॉय, देखो सीसी का नाम बीच में डाल दिया। वन ऑफ द बेनिफिट्स दैट सीसी कैन एंजॉय ड्यू टू लार्ज स्केल chocolate production, these are the cost benefits that CC can enjoy due to large scale chocolate production, such as such as more expansion will allow them to purchase raw material, to raw material purchase raw material in what? Purchase raw material such as, क्या खरीदते हैं, इनका रॉ मटेरियल क्या था? सच एज, बल्क का वर्ड लिखूंगा डेफिनेटली, सच एज कोको बीन्स, such as cocoa beans in bulk, helping them to get discounts, helping them to get discounts, and this purchasing economies might allow them क्या might allow them to, क्या फायदा होगा? to why this point is an answer to this question, reason क्यों होगा ये, and this will might allow them to decrease their average cost of एवरेज कॉस्ट ना पर यूनिट। टोटल में तो खर्चा ज्यादा ही होगा ना, जब ज्यादा स्टॉक आप खरीदोगे और ज्यादा बड़े लेवल पे जाओगे, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ जाती है, लेकिन एवरेज पर यूनिट ऑन, व्हेन यू डिवाइड दैट खर्चा ओवर इतना बड़ा आउटपुट, तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। उसको कहते हैं एवरेज कॉस्ट कम हो जाने को कहते हैं पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। टोटल तो जाहिर है पेप्सी इतने बड़े लेवल पे चलता है, इतने बाबर आजम और पता नहीं किस किस को रखता है, तो वो सारे कॉस्ट तो ज्यादा होती है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं, बट दैट व्हेन दे डिवाइड दैट टोटल खर्चा ओवर देयर आउटपुट, तो पर यूनिट उनको फिर बहुत सस्ता पड़ता है। दैट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सही है। And this purchasing economies might allow them to decrease their average cost of producing each chocolate. समझ आ रहा है? फाइनेंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का पॉइंट भी लिख सकते थे, बिकॉज दे आर प्लानिंग टू टेक 35, नॉट 35 million, सम ऑफ, पूरा नहीं करेंगे, आई थिंक part of 35 million, but still because it's on large scale, तो फाइनेंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का पॉइंट भी हम लिख सकते थे डेफिनेटली।
क्या ऐसा हो सकता है कि एज इट इज यही आंसर मैं जाके अपने एग्जाम में जाके लिख दूं? क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा नहीं है, नहीं करना भी नहीं है भाई। मैं तो इतना स्लो स्लो लिख रहा हूँ, मैं इतनी दफा लिखवा चुका हूँ, मेरी तो प्रैक्टिस भी है, मैं तो हर स्टूडेंट को बार, तो मेरा एक देखो, ऑब्वियसली तुम लोग भी जब लिखोगे तो एज अ स्टूडेंट एग्जाम टाइम के अंदर देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू विल बी डूइंग। ठीक है, मैं तो सिर्फ आपको टाइम पे रुक रुक के सोच सोच के लिखवा रहा होता हूँ, सिर्फ तरीका समझा रहा होता हूँ। हाँ, इसकी ही प्रैक्टिस तुम लोग करते रहते हो, प्रैक्टिस करते रहते हो, प्रैक्टिस करते रहते हो, फिर वो फ्लो तेज हो जाता है। नहीं, इम्पॉसिबल होगा बिल्कुल। आई विश ऐसे इससे बेहतर लिख दो, आई आई प्रे फॉर दैट। लेकिन ठीक है, वी ट्राई टू रीच अप टू दिस लेवल और मे बी बेटर देन दिस। बट एग्जाम में इतना ये नहीं करना कि मैं भी उसी लेवल का लिख सकूं और फिर प्रेशर ले लूं। भाई ये वाली बातें आप सारी बार बार प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करते रहो। वही गिटार वाली एग्जांपल है कि भाई बंदा नया नया गिटार प्ले करना सीखेगा तो उसको टाइम लगेगा, सीखेगा सीखेगा सीखेगा, गलती होगी। बट जब वो बार बार प्रैक्टिस करेगा तो फिर वो एक फ्लो आ जाएगा, और फिर जब ऑडियंस के सामने जाके बैठेगा तो फिर क्राउड भी ऐसे ही चेयर करेगा, उसको भी मजा आएगा। समझ आ रहा है? क्योंकि वो प्रैक्टिस का गेम, सारा प्रैक्टिस का गेम था। क्या मैंने आपको प्रूफ कर दिया? मेरे ख्याल से प्रैक्टिस अब तो बहुत करेंगे आप लोग। अच्छा, क्या ये पॉसिबल है कि तुम लोग अगर एग्जाम में अटेम्प्ट करो और तुमने कोई ऐसा पॉइंट, जैसे अब घर पे तुम लोग अगर प्रैक्टिस कर रहे हो और तुमने कोई पास पेपर अटेम्प्ट किया, उसमें इस तरह से प्रैक्टिस करने की कोशिश की अगर, तो क्या ऐसा हो सकता है दैट यू राइट अ सर्टेन पॉइंट विच इज नॉट रिटन इन द मार्किंग स्कीम, मे बी? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम लोग ने ऐसा कोई पॉइंट लिख दिया हो जो मार्किंग स्कीम में ना लिखा हो? तो क्या वो तुम्हारा पॉइंट गलत हो जाएगा? नहीं, गलत नहीं होगा, वो भी सही हो सकता है। लॉजिकल बात है, अगर प्रॉपर बात है, अगर क्वालिटी अच्छी है, अगर उसमें तुम लोगों ने यही बातें प्रूव करने की कोशिश की हैं, अगर बिजनेस टर्मिनोलॉजीज यूज की हैं, तो फिर उसके भी मार्क्स सही मिलेंगे। डजेंट मैटर। इनफैक्ट मार्किंग स्कीम के एंड में आखिर अक्सर जगहों पे लिखा होता है, देखना, ARA करके लिखा होता है, एनी रीजनेबल आंसर। दिस मीन्स एनी रीजनेबल आंसर यू कैन राइट। एंड इफ इट्स अ पॉसिबिलिटी कि हम सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब बैठ के अगर एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो तो सबके अलग हो, सबके आंसर स्क्रिप्ट अलग हो, और वो सबका अच्छा ग्रेड आ रहा हो, दैट्स ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। सही है, तो बिल्कुल एज इट इज, द पॉइंट ऑफ टेलिंग यू दिस इज कि एज इट इज इतना हैवी आने की कोशिश ना करें, प्रैक्टिस पे फोकस करें, लिखते रहें, मार्किंग स्कीम से कंपेयर करते रहो, और खुद ब खुद ग्राफ अप हो जाता है। ठीक है, रीजन टू क्या लिखे? रीजन टू, और क्या रीजन होगा जिसकी वजह से सीसी के ओनर जो है वो एक्सपैंड करना चाह रहे होंगे? मार्केट शेयर भी लिख सकते हैं, या क्योंकि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कौन सी कंपनी है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो फिर ये अपने जो इन्वेस्टर्स होंगे या जो ओनर्स होंगे उनके लिए भी रिटर्न्स मैक्सिमाइज करना चाहते होंगे, ब्रांड नेम इंप्रूव करना चाहते होंगे, रिस्क डाइवर्सिफाई करना चाहते होंगे। चलो रीजन टू लिखवाता हूँ, सीसी। अच्छा, एक और होता है गलती, प्रॉफिट। हाँ, प्रॉफिट लिख सकते हैं, प्रॉफिट पॉइंट। लेकिन प्रॉफिट का वर्ड यहाँ पे ठीक है, लिख लेना चाहो तो, लेकिन आइडियली यहाँ पे ये नहीं लिखना सीसी में वांट टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स, फुल स्टॉप। ये कोई बात नहीं होगी। सीसी में वांट टू, अच्छा बोल, सीसी में वांट टू मैक्सिमाइज द रिटर्न्स फॉर द शेयर होल्डर्स। CC may want to maximize the returns for their shareholders. What is meant by risk diversify? रिस्क डाइवर्सिफाई का मतलब होता है कि जब आप ज्यादा एक्सपैंड करते हो ताकि यू आर मे बी डिपेंडिंग इन मोर देन वन कंट्रीज, कि अगर एक आध कंट्री में प्रॉब्लम आ भी जाए तो मेरे पास दूसरी मार्केट हो सर्वाइव करने के लिए। सही है। एक्सप्लेनेशन, as CC is a public limited company and the investors and the shareholders would have invested, and the shareholders would have invested into this company to get financial returns. CC might want CC might want to expand to increase their
sales and profits. CC might want to expand to increase their sales and profits by targeting new customers, by targeting new markets, by targeting new markets, so that so the shareholders can be given, so the shareholders can be given higher dividends. So the shareholders can be given higher dividends, which will keep them, what? Which will keep them satisfied with their investments, with their, और ये भी कह सकते हैं कि फर्दर, और इन वे भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि फिर फर्दर कल को और एक्सपेंशन करते हैं और अगर पैसे चाहिए होंगे तो शायद फिर इन्वेस्टमेंट रेज करना भी आसान हो जाएगा। लेकिन अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन नहीं, आई हैव टू मेक श्योर दैट आई कंप्लीट माय आंसर विद इन द गिवन लाइंस। लाइंस में रहना है, देखो कितना सोच सोच के लिख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि लाइंस में रहूं। और जब तुम लोग भी अब प्रैक्टिस कर रहे होगे पेपर 2, तो याद रखना कि पेपर 2 लिखते हुए अगर तुम्हें ये फील आ रहा है, लाइक इफ यू राइटिंग सर्टेन एक्सप्लेनेशन एंड यू फील लाइक यार ये तो बहुत ज्यादा जगह है, ये तो लाइंस ही फिल नहीं हो रही हैं, या अगर ऐसा फील आता है, देखो व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग एंड यू कैन हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्स। इफ यू हैव एवरेज फॉन्ट साइज, जैसे नॉर्मल अगर फॉन्ट साइज है तुम्हारा, तो जगह तुम्हें जनरली कम पड़नी चाहिए। मतलब ये फील आना चाहिए लिखते हुए कि यार मैं अपना आंसर इन लाइंस में खत्म कैसे करूं। अगर ये फील नहीं आ रहा तो इसका मतलब अभी और विदाउट दैट गेम के यार अभी लंबी करता हूँ, जबरदस्ती लंबी कर, एक फील आता है कि यार अभी लाइन बच गई है कि किसी तरह जो है लंबी खींचता हूँ, एक्स्ट्रा जो है ना कुछ करता हूँ। अगर आपको खुद ही नेचुरली ये फील आ रहा है कि यार लाइन तो बची है, अब कुछ लंबी करनी पड़ेगी, और आप दिल इंटेंशनली लंबी कर रहे हैं बेसिकली, तो आप किसी को बना नहीं सकते। एग्जामिनर बच्चा नहीं है, कोई बच्चा नहीं होता, उसको समझ आ जाता है आपका। मैं भी एज अ टीचर बता रहा हूँ, स्टूडेंट का आंसर रीड करके पता चल जाता है कि ये बच्चे ने सोचा है कि लंबी करके लाइनें भरो बस। ये फील अगर आ रहा है तो इसका मतलब गलत कोई बात नहीं, कभी कभी हो सकता है करना भी पड़े, लेकिन this reflects or this is a symptom कि you need more practice for that, because when you more practice you should be on that point कि जगह कम पड़ी है यार, अपना आंसर इस जगह में लिखूं कैसे, that should be your target नेचुरली। मतलब ये खुद अंदर से आपके फील आएगा कि यार अच्छा ये जगह कम पड़ी है, आंसर खत्म कैसे करूं। ये जब फील आ गया ना तो इसका मतलब यू आर गुड टू गो देन। इज इट क्लियर?